अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सूरत आल इमरान की आयत है। तर्जुमा है, जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। और एक हदीस है, सुनन अल तिरमिज़ी की 1977 हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर राज साहब, बहुत खूबसूरत आयत और बहुत खूबसूरत हदीस रसूल हमारी ये सारी चीज़ें हमारे मुस्बत पहलुओं को उजागर करते हैं। पिछले दिनों मैं करबला में था तो इस तरह की एक डिस्कशन हुई कि हम हर साल अरबईन पे जाते हैं और उस पे अरबईन का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। तो वहाँ पे एक टॉपिक हुआ, तो फिर उस टॉपिक यही है कि नेगेटिव थाट्स जो है हमारी न सिर्फ सेहत को तबाह करते हैं बल्कि अखलाकियात को भी तबाह करते हैं, और पॉजिटिव थाट्स जो हैं वो हमेशा हमें एक मुस्बत तरफ ले जाते हैं। तो मैंने आज आपके बहुत बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया कि मेरी इस राय से वो इत्तेफाक करेंगे, और उनको गुजारिश की थी कि माशाल्लाह उनको एक अबूर भी है गुफ्तगू में भी और अपने सब्जेक्ट में भी स्पेशलिस्ट हैं। प्रोफेसर मुवद्दत राना साहब की तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। प्रोफेसर मुवद्दत राना साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने याद रखा और मुझ नाचीज को मौका दिया इस नेगेटिव थिंकिंग के हवाले से, और वहाँ बैठ के याद किया कि जहाँ अ, सवाए गम हुसैन की कोई चीज़ याद नहीं रहती, और वहाँ बैठ के आपने इस मौजू के बारे में सोचा और इसके बारे में कुछ गुफ्तगू भी की, और फिर वापस आकर इसको डिस्कस भी करना चाहा। इब्तदाई कलाम में सर मैं बस इतनी अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त इरा जिसमें हम जिंदा हैं, इसमें आपस में गुफ्तगू में, खासतौर पे जहाँ इतने बड़े बड़े आलिम ऑडियंस में मौजूद हों, वहाँ कोई इल्म बिगाड़ने की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और कोई इल्म की बात करना, मुझे लगता है कि शौकत एक अली सुपर। जवेद साहब भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपकी इस बात को लिखेंगे भी सही इंशाल्लाह पल्स में। शौकत अली जवेद साहब बहुत बड़े राइटर हैं, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के। जी जी, अस्सलाम वालेकुम शौक भाई। Thank you very much, Ji. Welcome, welcome. It's a pleasure. जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू एंड टू हैव यू इन ऑडियंस, वेरी इंस्पायरिंग। तो मेरे ख्याल में अब ये इरा ऐसी है कि इसमें आप इल्म की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म जो है वो हर शख्स के पाम टॉप पर है। वो जब चाहे वो इल्म इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में एक लफ्ज टाइप करता है और उसको 10 किस्म की आरा उसमें मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस ज़माने में इल्म की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ सवालात जनरेट करने चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या मेटा ने ये कैपेसिटी क्रिएट नहीं की इंसानों के अंदर जो मौजूद है, सवालात करने की कैपेसिटी। तो आज की गुफ्तगू भी बहुत सारे सवालात के हवाले से है, और मैं वो मुख्तलिफ सवालात आपके सामने रखता जाऊंगा। कुछ के जवाब हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, कुछ के जवाबात इसलिए हैं कि वो किसी वक्त जब आपको रात को सो रहे हों तो उसके बारे में आप को ख्वाब आए उन सवालों के नतीजे में। बिकॉज वो एक इंट्यूटिव कैफियत होती है इंसान की, जो ख्वाब की कैफियत होती है, या आप सोने से पहले उन सवालों के बारे में गौर व खौज करना शुरू करें। तो ये जो मौजू है नेगेटिव थिंकिंग और इसका जो हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सोचना, समझना, ये एक ऐसी जिबिल्लत है इंसान के अंदर कि अगर वो
किसी एक चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, यानी मेरी नजर में तो खैर शायद ही कोई चीज हो और इसके अलावा जिस पर इंसान का मुकम्मल इख्तियार हो, तो वो सोच है। देयर इज नथिंग बट थिंकिंग दैट ही कंप्लीटली कंट्रोल्स। जिस वक्त भी जिंदगी में वो अपने इस थिंकिंग के अमल को किसी और को हैंड ओवर कर देता है, जैसे कि इस जमाने में हमने शौकत भाई से तमाम बहुत माजरत के साथ इस सोच को सोचने की जो कैपेसिटी, इसको भी हैंड ओवर कर दिया टुवर्ड्स टू मीडिया। वो डिटरमिन करते हैं कि आप क्या सोचेंगे। तो जब भी इंसान ने इस कैपेसिटी को हैंड ओवर किया है तो वो एक पपेट बन गया है। और फिर पपेट का जो हाल होता है वो तो हम सब जानते हैं, वो इशारों पे नाचता है और हम भी नाच रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट ये है कि अपनी इस कैपेसिटी को वापस लाना। ये ये मेरे ख्याल में कहीं कुछ बैकग्राउंड में शोर है, अगर हम म्यूट कर लें और तो शायद वो कम हो जाएगा नॉइज। सो ये कैपेसिटी को वापस लाना कि इंसान के शौकत पास भाई ये आपका माइक खुला रहा है, ठीक। जिबिल्लत वापस आ जाए आपके पास सोचने की, और फिर आप ये तय करें कि अब मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या सोचूं। तो सावधानी सोचने के लिए जो इस्तारे और सिंबल्स हैं वो तो आपको कल्चर भी देता है, लैंग्वेज भी देती है, रिलीजन भी देता है। वो इस्तारे आपको फराहम करता है, वो आइडियाज फराहम करता है, लेकिन उनको एक बाकायदा सोच में ढालना, वो इंसान के अंदर एक उसका जो ब्रेन का एरिया है वो इन्वॉल्व है, और वो उसको अगर इस्तेमाल करने लगे तो फिर सही मानों में वो इंसान कहलाने के लायक है। और ये जो मैं आपको तस्वीर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए है कि हम पहला सवाल यहाँ से शुरू करें कि ये आपके ख्याल में क्या कर रहा है ये शख्स इस पोज में, इस सिचुएशन में। कुछ सोच रहा है। तो ये जो सोचने वाला मॉडल है, और यहाँ पे जनरल असलम साहब तशरीफ रखते हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आप जाएं और वहाँ कोई मकाला पढ़ें या कोई, तो जो सबसे बड़ा प्रेजेंट मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मिला वो ये एक मुजस्समा था। जो मेरी एक गुफ्तगू वहाँ पर हुई तो मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर बशीर साहब ने मुझे वो अनायत किया। वो आज भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है और मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ। तहकीक के बाद पता चला कि ये जो पोस्चर और ये जो मॉडल है ये एक खास मखसूस फिलोसफर का है। सवाल मेरा आपसे फिर वो ये, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बार बार सवालात आज करते रहेंगे और रिक्वेस्ट होगी कि जो भी चाहें माइक खोल लें और जवाब दें उसके ऊपर, कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन फिलोसफर है जिसकी ये तस्वीर आपके सामने। ये सोच रहा है और बहुत गहरी सोच में है। एनीबडी? अच्छा, अगर कोई जवाब नहीं है तो मैं अर्ज कर देता हूँ। I ये think मुझे can I say I think some thinking but look like anxiety, depression sort of ये रॉडेन तो नहीं है situation. ब्रिगेडियर? ब्रिगेडियर एंजाइटी साहब, तो ये नहीं, अब रॉडेन तो सबको नहीं ही है? है, रॉडेन? इसको भी लग... जी कौन सर? रॉडेन? नहीं सर, ये ये एक फिलोसोफर गुजरा है जिसको हम कहते हैं स्लेव फिलोसोफर। उसका नाम था एपिक्टीटस। ये फर्स्ट सेंचुरी में हुआ। और ये आप देखें कि था तो स्लेव, लेकिन इसका शागिर्द उस जमाने का एम्परर था मार्कस ऑरेलियस। वो खुद बहुत अच्छा स्टोइक फिलोसोफर था। ये उसका उस्ताद था स्लेव, पैदा स्लेव हुआ था, लेकिन इसने एक बात ऐसी कह दी जो उस वक्त तक नहीं कही गई थी, और वो है आज का मौजू। उसने बात ये कही कि इट इज नेवर any event that can upset a human being. It is always the way he interprets that event that will upset him. So it is not things that produce a certain reaction in us. It is the way we see them, the way we perceive them,
that makes us react in one way or the other. ये जो उसने तोड़ा इस चीज को कि जो चीज हम सोचते हैं ये डिसाइड करती है कि कोई इवेंट हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसकी एक ये जो मैंने आपसे बात कही है, इसकी एक मिसाल मैं आपको अगली स्लाइड में पेश करता हूं कि ये एक्चुअली आप किस चीज पर अपसेट होते हैं ये इससे नहीं है ताल्लुक के वो चीज या वो इवेंट क्या है, बल्कि द वे यू विल इंटरप्रेट इट विल डिसाइड whether it is positive or negative. So it's all about interpretation of things, and therefore this becomes an intellectual pursuit. Interpretation is an intellectual pursuit. तो जैसे जैसे आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते जाएंगे या इंटेलेक्ट आपकी सुपीरियर होती जाएगी या आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा किसी चीज के बारे में, आपकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती जाएगी और इसके इम्कानात कम है कि फिर कोई और आपको एक तरह से काबू कर ले आपकी सोच को और कंट्रोल करना शुरू कर दे आप किस तरह से सोचेंगे अगर इंटेलेक्चुअली आप सुपीरियर होते हैं। अब एक इवेंट को एक इंसान किस तरह इंटरप्रेट करता है उसके हवाले से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो शायद मीडिया में आपने देखी हो, इससे पहले भी और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी हुई होगी। तो सवाल आपसे दोबारा है, जैसे मैंने अर्ज किया कि बार बार सवालात ही आपके सामने करता चला जाऊंगा। ये तस्वीर एनीबडी? ये वैसे चले यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा दुनिया का कौन सा इलाका है जहां पर ये तस्वीर खींची गई? पश्तून बेल्ट लग रही है। ये अफगानिस्तान लग रहा है। अफगानिस्तान लग रहा है, बिल्कुल स्पॉट ऑन अफगानिस्तान है। और एक ये वाकया है जिसके बाद ये तस्वीर खींची गई। कैन यू गेस? बामियान में उन्होंने स्टैचूज गिराए थे। जी जी, बामियान में उन्होंने स्टैचूज सारे तोड़े थे। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट रिस्पॉन्स। ये वो कैफियत थी जनाब। यहां पर ये एक 1500 साल पुराना स्टेचू था और ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि किसका स्टेचू था। और फिर इसे गिराया गया और खत्म किया गया और फिर वो तस्वीर राइट साइड पर है वो जो मैंने आपको पहले दिखाई, ये वाली कैफियत हुई। अच्छा, अब आप और मैं जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बुद्धा को क्या किस हैसियत में देखते हैं, यानी उनके लिए क्या है बुद्धा और उसका जो मुजस्समा है वो क्या है और वो उसके सामने कैसे अपना सर झुकाते हैं, बैठते हैं उस मुजस्समे के सामने, इबादत करते हैं। और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ये सोचता है कि जिस वक्त वो देखता है बुद्धा को तो वो इंस्पायर्ड फील करता है और रिफ्लेक्ट करने लगता है और एक और कैफियत और एक दुनिया में रूहानी तौर पर चला जाता है। और एक वो लोग हैं जो कि उसको मिटा देना चाहते हैं और उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो अगर सिर्फ बुद्धा में ही ये कैपेसिटी हो कि वो उसकी परस्तिश की जाए या उसे तोड़ दिया जाए तो फिर ये इतने मुतजाद रिएक्शन ह्यूमन बीइंग्स के नहीं हो सकते। तो दोनों जो लोग हैं उनके बिलीफ, द वे दे इंटरप्रेट द इवेंट, the way they interpret according to Epictetus what they are seeing decides how they will think. This is the point that I am trying to make. आप यहां पर एक और भी चीज देखिए कि इससे पहले इस मुजस्मे में कैन यू, जब ये इंटैक्ट भी था तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कि एक और इवेंट भी हुआ है। while it was not completely dismantled, something had happened to this particular statue. अब कैन यू पिक एनी? फेस डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका तोड़ा गया है चेहरा को थोड़ा बहुत म्यूटिलेट किया गया है। और एनीथिंग एल्स? गौर से देखिए। Someone is standing, I think. The person बाजू is काटे standing. गए।
इसके पर जो अच्छा। लिखा हुआ था उसको भी मिटाया गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप और गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसके जो पेल्विक एरिया है ना, इसको म्यूटिलेट किया गया है। जो पेल्विक पेल्विक एरिया है, इसकी एक म्यूटिलेशन हुई, वो कोई तकरीबन इससे 15-20 साल पहले की बात है कि हो पहले सकता है इसको मेल फीमेल हो तो उसको तोड़ा गया हो। जी नहीं नहीं, खुद मेल फीमेल तो था ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक जो जेनिटेलियल स्ट्रक्चर्स थे, वो उनको खुदा तोड़ा के गया। सिस्टम में क्या बनाने थे और क्या बने होंगे। लेकिन बहरहाल उस एरिया के बारे में यानी पहले स्टेप पे इसको तोड़ा नहीं गया, पहले स्टेप पे इसकी म्यूटिलेशन यहां से स्टार्ट हुई कि उसका जो पेल्विक एरिया है उसे तोड़ दिया जाए। So, now it's the same thing being interpreted at two times in a particular day, in a particular part of the world. एक वक्त 15 साल पहले ये था कि जहां इस पर इत्तेफाक कर लिया गया कि उसके कुछ हिस्से को म्यूटिलेट कर दिया जाए उसी, और फिर 15 साल के बाद एक ऐसी कैफियत आई कि 1500 साल पुराने एक मुजस्मे को बिल्कुल ही मनहदम कर दिया जाए. So what I'm trying to say is that please also understand that we are not talking about a particular belief system or anything. I'm just trying to highlight to you the concept of Epictetus, how things can be interpreted differently and your whole reaction is going to be different. So वो जो शेक्सपियर की बात है कि there's nothing good, there's nothing bad, but thinking makes it so. ये जो बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, that is to highlight to you the importance and significance of the power of thinking. What thinking can do to you as a person. It can not just change your physiology. It just doesn't change your emotional states. It just doesn't change your behavior. It can actually transcend into changing the whole mindset of people around you and actually produce a cultural or a political shift. This is the power of thinking. But coming back to that, the idea of today's talk is that it must be you who should have this power of thinking whether a thing is good or bad, negative or positive, right or wrong. Whenever you will hand it over to somebody else to think on your behalf, remember you're going to compromise the most important gift of Aql Salim that God has given a human being. अब जो नेगेटिव थिंकिंग के इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ के, वो शायद ज़्यादा आसानी से मैं आई विल बी एबल टू मेक माई पॉइंट इफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैज़ बीन वेल अंडरस्टूड. नाउ यहाँ मैं ये जो एक तस्वीर है, ये 11 मई की मोदी साहब की तस्वीर नहीं है, बल्कि मैं आपको एक आम इंसान की तस्वीर दिखा रहा हूँ ऑफ अ स्टेट इन विच this capacity of human mind and human brain to think is inflamed. A state of inflammation. Now, can you guess which part of the brain this is? ये टेम्पोरल एरिया और कुछ हिस्सा इसका फ्रंटल के साथ जाके मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है. और predominantly it is the prefrontal cortex that is given this task of thinking, the prefrontal cortex. और इसका जो टास्क है वो इतना क्रूशल है that it actually is the final common pathway for every action that human beings take. यानी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका जो अल्टीमेट फंक्शन है ना, वो डिसीजन है. डिसीजन, टू डिसाइड. दैट मीन्स कि वंस यू हैव डिसाइडेड, द नेक्स्ट स्टेशन इज बिहेवियर. डिसीजन से जो यानी एक्सिक्यूशन है, आपने जितने भी प्रोसेसेस ब्रेन के कर लिए उससे पहले, इमोशंस, फीलिंग्स, sensations, everything. But at the end of the day, what is observable, what will change the situation around you is your behavior. उसका जो एक्सिक्यूशनिस्ट है उस बिहेवियर का, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. और ये आप देखें कि अगर ये एरिया आपका इन्फ्लेम हो जाए जैसे ये है, तो ये बिल्कुल जो इन्फ्लेमेटरी, सब डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, इन्फ्लेमेशन का पहला साइन ये होता है कि वो उस एरिया के अंदर उसका फंक्शन खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है. मसलन इफ आई हैव एन इन्फ्लेम्ड थंब और इन्फ्लेम्ड इंटरफेरेंजियल जॉइंट,
I will immediately lose my capacity to move the thumb and use it productively. So functionalasia. And therefore, when the prefrontal cortex is going to become inflamed, it loses the capacity of making a decision. सवाल आपसे ये है कि लफ्ज डिसीजन से आपके जहन में क्या माने आते हैं? बहुत सादा सा लफ्ज है, हम रोज ही डिसाइड कर रहे होते हैं चीजों को, पर कैन यू थिंक अ लिटिल डीप अबाउट दिस वर्ड डिसीजन? To make logical conclusion. जी सोचना चाहिए। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे। डिसीजन बिल्कुल। के लिए ऊपर सुकून होना चाहिए, फिर जाके कहीं पे फैसला बेहतर होता है। कर सकेंगे, लेकिन सर जो लफ्जी डिसीजन है इसके ऊपर जरा गौर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबको। डिसीजन क्या होता है? Logical conclusion to do something. ओके ओके, एनी अदर थॉट्स? The action we take based on what we've perceived. Absolutely. So- Action. Okay. To act Action. or to react. Okay. So it is that last pathway after which there will be action. So मैं इस वर्ड पर आपसे जो गौर करा रहा था कि जरा से इस वर्ड को तोड़ के देखिए। डिसीजन, ये जो सीजन है या डिसाइड, ये जो अलहदा कर साइड है, दिया, अलहदा ये कर कहीं दिया। और इस्तेमाल होते हुए आपने देखा है? कहीं और साइड का लफ्ज कहीं आपने, जो इसके डी साइड में साइड है, ये कहीं और इस्तेमाल होते हुए आपके जहन में आता है? बिसाइड भी होता है, BESID, बिसाइड। हाँ जी, एक तो डी साइड है ना, तो ये जो वर्ड साइड है ये कहीं और होता है यूज, बी साइड भी है ना, काटना। बिसाइड, साथ। अलहदा करना। Side means to cut away. हाँ, Sideways. Sideways. होमोसाइड, होमिसाइड, सुइसाइड। सुइसाइड। Side is to kill. It is to kill. So decide is to kill every other option and to come up with one option. This is the beauty of Aql Salim, that it takes away all confusion from human mind and makes him do that one thing that he has to do. So decide is that ultimate human power in which it has the capacity to say la and kill every other option. La, ये जो हमारे कलमे का ला है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। उसके बाद फिर इल्लल्लाह एक बिहेवियर है और एक पैटर्न है कि जो आप इस्तेमाल करेंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ये है कि ये एक के अलावा तमाम फंक्शंस को खत्म कर दे और तमाम पॉसिबिलिटीज को हटा दे, तमाम खुदाओं को तोड़ दे, एक के ऊपर आ जाए। एंड दिस डिसाइड इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी, एंड दिस इज द अल्टीमेट थिंकिंग पैटर्न दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एंडाउड विद। दे आर टोटली पैरालाइज्ड इफ दे कैन नॉट डिसाइड। अगर किसी इंसान के अंदर उसकी अक्ल सलीम को कंफ्यूज कर दिया जाए तो वो क्या होगा कि वो प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क की स्टेट में चली जाएगी जिसमें वो ये नहीं तय कर सकता कि मैं इस अपने नए बाप को मार दूं या ना मारूं, मैं अपनी मां को छोड़ दूं या खत्म कर दूं, टू बी और नॉट टू बी। सो इसका जो डी साइड का ऑपोजिट है वो प्रिंस हैमलेट का डायलेमा है, टू बी और नॉट टू बी। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी कोई जमाना, कोई भी मौका आपकी जिंदगी में ऐसा आए कि मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ पावर या मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस ऑन योर माइंड, दे कंफ्यूज यू and make you go into a state where you cannot decide. So that is the situation that will be leading to a paralysis of action. So thinking का function ही खत्म हो जाता है if it doesn't culminate into action. तो फिर वो सारी एक्सरसाइज जो आपने सोचने की थी वो बेकार है। तो जब कोई शख्स आपको कंट्रोल करना चाहता है ना, तो उसको सिर्फ इतना काम करना है कि वो आपसे पावर टू डिसाइड ले ले, बस। एंड नाउ यू आर नॉट अ ह्यूमन, नाउ यू आर भेड़ बकरी।
आप किसी भी रिवर की तरह हैं। आप चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर हो, आप फैमिली का हिस्सा हो, आप कम्युनिटी का हिस्सा हो, आप नेशन हो, आप भेड़ बकरी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि नाउ यू कैन नॉट डिसाइड, somebody else has taken over. You are in a state of flux to be or not to be. तो पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, जो मर्जी सोची जाए आप, उसे फर्क कोई नहीं पड़ता। आपके नेगेटिव सोचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पॉजिटिव सोचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट विल नॉट लीड टू एनी एक्शन। सो मैं जो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं आज की गुफ्तगू में, वो ये है कि आपकी हेल्थ वर्स्ट स्टेज में होगी। और हेल्थ आपको पता है कि जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कभी भी उसको फिजिकल हेल्थ के कॉन्सेप्ट से नहीं देखते। उसकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं, उसकी सोशल डायमेंशंस हैं, उसकी जो स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं, और अब तो हेल्थ के अंदर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इकोलॉजिकल लेवल पर भी हेल्थ की स्टेट में कंफ्यूजन और केओस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से नहीं होता, आपकी इनएबिलिटी टू डिसाइड से होता है। देयर इज नथिंग नेगेटिव एंड नथिंग पॉजिटिव। यहां से मैं बात करनी शुरू कर सकता हूं आपसे। इट इज एनी डिसीजन दैट यू कैन मेक इज अ बेटर डिसीजन। इट इज इनडिसाइसिवनेस, इट इज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज योर एनिमी। डज नॉट मैटर इफ यू हैव अ नेगेटिव थिंकिंग, एक्सिक्यूट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप सीख के अपने एक्शन को ठीक कर लेंगे। एक्चुअली डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है ना, वो होती ये है कि वो लोगों को गलत फैसले करवा सकती है, लेकिन उनके पास ये मौका होता है कि वो वापस आके अपने कॉन्सिक्वेंसेस से सीख के उसको रिवर्स कर सकें उस एक्शन को। जिससे डेमोक्रेसी खत्म होती है तो फिर कॉन्सिक्वेंटली ये होता है कि कोई आदमी डिसाइड ही नहीं कर सकता, सो चुनाचे उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं होते। जो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो वो सीखेगा कुछ नहीं, सीखेगा कुछ नहीं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ा रहेगा। ये इससे ये फायदा होगा, उससे वो नुकसान, एक्शन कोई भी नहीं होगा उसकी जिंदगी में। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई एट द वेरी स्टार्ट that it is not about negative thinking and positive thinking having an impact on your health. It is indecisiveness which is going to destroy health, and that is the biggest enemy of human beings, the state of indecisiveness. And that occurs, ladies and gentlemen, because of an inflamed prefrontal cortex of human beings. And therefore, as we progress in our discussion, I will show you what will be the consequences of this paralysis of thinking. Now, ये word मैं आपके सामने रखना चाहता था. How many in our audience are familiar with this word, and if somebody can explain it? Allostasis. How many of you are familiar with it? मेरे फिजियोलॉजी के उस्ताद बैठे हैं जिन्होंने हमें होम्योस्टेसिस पढ़ाई थी, जनरल असलम साहब. तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि इन सब प्रोसेस को जानते ही हैं. But anybody in the audience who has heard this term allostasis? Doesn't this mean becoming stable, the body becoming stable or attaining stability? Oh, well, yeah, in a way, yes. Allostasis actually, ladies and gentlemen, is the capacity of human beings to centralize the control of all homeostatic mechanisms. To bring इंसान किस तरह अपने फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है? Absolutely at the level of the prefrontal cortex. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. Yes. यानी कि वो जो फैसले करे वो होम्योस्टैटिक और रिएक्टिव ना हो. होम्योस्टेसिस सर रिएक्टिव होती है. अभी आपके कमरे में लाइट कम हो जाए या मैं इस लाइट को डार्क कर दूं तो आपके प्यूपल इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे और वो डायलेट हो जाएंगे टू ब्रिंग इन मोर लाइट, एंड दैट इज अ होम्योस्टैटिक एडजस्टमेंट. बट आपने जो प्रिपरेशन की है 11 से 12 अपने आप को स्पेयर करने की, और जो अरेंजमेंट्स की हैं टुवर्ड्स बीइंग पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, ये एलोस्टैटिक थी. ये आपने कल से शुरू की हुई है. ये हो सकता है आपने 10 दिन पहले से शुरू की हो. मैंने ये प्रिपरेशन 10 दिन पहले से शुरू की हुई है जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ. ये जो चीजें आप प्रिपेयर्डनेस के साथ करते हैं, जिसको प्लान करते हैं, जिसके बारे में आपकी एक फोरसाइट होती है कि यूं करूंगा तो उसका ये नतीजा निकलेगा, फिर उससे ये नतीजे अखज़ होंगे, उसमें फिर मैं उसको ऐसे डील करने की कोशिश करूंगा. जब मैं हाई प्रोटीन डाइट खाऊंगा तो उसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मैंने हाई शुगर डाइट ली तो फिर ये होगा. ऑल दीज फिनोमिनन
जब मैं स्ट्रेस क्रिएट करूंगा अपने घर के अंदर तो वो वापस मेरे तक ही वापस आ जाएगी। जिस वक्त मैं लोगों को डांटूंगा या फलां शख्स को निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से, फिर मेरे ऊपर ये उसके इम्पैक्ट होंगे। दीज आर ऑल एलोस्टैटिक फिनोमिनी। दैट मीन्स एलोस्टेसिस डील्स विद प्रेडिक्शन, it deals with things that have not happened as yet. So it gives human beings the edge over every other species on planet because they can now boast of having a foresight. Allostasis की ultimate expression ये है कि कोई गारे हिरा में बैठ के 1400 साल तक क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर दे। This is the ultimate expression of allostasis to its perfection. So this is the capacity of human beings. साफ ज़ाहिर है कि हमारे जैसे जो गुनाहगार हैं वो तो इस दरवाजे के बाहर क्या होने वाला है उसको नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। But this capacity in an inflamed prefrontal cortex is gone. So one of the things that happens to people in terms of their healthcare is that they become, चूंकि inflamed mindset हो जाता है under stress, तो वो एलोस्टेसिस खत्म हो जाती है। अब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जो इस वक्त वो दुम्बे का गोश्त खा रहे हैं 1.5 किलो, ये कल परसों और 1 महीने के बाद क्या गुल खिलाएगा। वो कहता है यार वो देखेंगे यार, वो फिर बाद में उनते खाओ ना। मतलब अगर आप लाहौर में रहते हैं और आपने सुबह का नाश्ता करना है सिरी पाएगा, तो उस वक्त आप किसी लाहौरिये को ये नहीं समझा सकते कि इसकी क्या कैलोरिक सिचुएशन है और इससे क्या कॉन्सिक्वेंस। आप करके देख लें, वरना मतलब आप फज्जे के यहाँ चले जाएं और वहाँ आप एक स्टॉल लगाएं हेल्थ का और लोगों को समझाने की कोशिश करें। लोग आपका वो तवा लगाएंगे लाहौर में कि आपकी तबीयत सेट हो जाएगी, आप फौरन वहाँ से पैक करके वापस आ जाएंगे। दे नॉट इंटरेस्टेड at that time of talking about allostatic consequences of फज्जे के पाए that they are about to eat. Similarly, आप चरसी की कढ़ाई खाते हुए लोगों को बताने की कोशिश करें वहाँ स्टॉल लगा के, और लाइफस्टाइल मेडिसिन के लोग या बहुत अच्छे अच्छे फिजिशियंस जो इस वक्त ऑडियंस में हैं वो वहाँ जाके लोगों को समझाने की कोशिश तो करें एक दफ़ा। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो थिंकिंग जिस वक्त आपकी नॉकआउट हो जाती है ना, फिर आप एलोस्टेसिस करते ही नहीं, फिर आप सोचते ही नहीं है कि ये जो मैं 1.5 किलो मिठाई खाने वाला हूं इससे होगा क्या। सो यू बिहेव एज इफ यू वर सुइसाइडल। सो व्हेन यू आर इनडिसाइसिव यू बिकम सुइसाइडल, and this suicide is molecular suicide that you undertake. And all these disorders that we will talk about in a minute, they are actually slow suicides that human beings start to undertake because of the failure of this capacity that Lord God had given them when he said, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqweem." मैंने उसको बेहतरीन साख्त में पैदा किया। उसकी बेहतरीन साख्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, एलोस्टेसिस है। Capacity to predict the consequences of his actions, what he's going to eat, what he's going to do, how it is going to unfold in the years of his life. If this mechanism fails, it immediately creates a state of brain fog. That means कि आपकी कैफियत ऐसी हो जाएगी जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी विंडस्क्रीन के ऊपर फॉग है। अब क्या हो रहा है कि उस ब्रेन फॉग में you will get into a state of emotional over discharge, and that emotional over discharge, that means that your limbic lobe has taken over. आपको घबराहट शुरू हो जाएगी कि नजर नहीं आ रहा यार, नजर नहीं आ रहा क्या, एकदम आपकी फियर आपको टेक ओवर करने लगेगी। आपको एक इंसान खड़ा हुआ लगेगा कि ये दरख्त है और दरख्त लगेगा इंसान है, just because of the fog that is in front of you. And that is when you immediately slow down out of fear. This state where your emotions, particularly negative emotions, take over your state of mind, of your intellect and your prefrontal cortex. This is called limbic eclipse. And immediately in that situation, you will start to panic because another part of the limbic lobe, that is your amygdala, is going to start to fire. And when it starts to fire, it inhibits the functioning of the prefrontal cortex. So normal relationship में prefrontal cortex limbic system को और amygdala को inhibit कर रही होती है। आपको पता ही है कि जो cerebral cortex है उसका inhibitory influence है limbic cortex के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही आप negative thinking mode में गए हैं, neurobiologically speaking,
what will happen because of that loss of prefrontal cortex allostatic mechanisms? You will go into a state of brain fog, and the inhibitory mechanisms will be knocked out, and now the horse will ride the rider. Previously, the prefrontal cortex was the rider, and the horse was the limbic system and amygdala. And now the reverse will happen. The horse will ride the rider, the prefrontal cortex, and all decisions would now be controlled by emotions, by fear, by apprehension. And this is one of the effects of. Now, let me take you into what is going to happen further. When allostasis is gone, your foresight is gone, your ability to concentrate is gone. तो आप distractible हो जाएंगे. आपको आज के बच्चे हर वक्त ये कहते हुए नजर आते हैं कि I cannot concentrate for long. आप उनको कोई काम पर लगाएं, वो 5 मिनट के बाद कोई दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं. उसकी वजह ये है, one of the things that is happening is that they are in a brain fog and their allostasis is not working. We'll go into that detail in a minute. But they now consequently, because the limbic eclipse and amygdala is taken over, and because it is a 3-layered cortex, which lacks the capacity to think deep. ये prefrontal cortex है जिसकी capacity, जो 6-layered है, जिसकी capacity है कि वो deeper level पर चीजों को देख सके, वो छुपे हुए मानी तलाश कर सके, वो उसको ढूंढ सके जो दिखाई नहीं देता. तो वो कलमा तो ये पढ़ लेता है कि मैं उस रब का मानने वाला हूं जो दिखता नहीं है, मुझे उस पर ईमान है जो नजर नहीं आता, मैं गायब पर ईमान लाया हूं, लेकिन एक्चुअली कभी गायब को देखने की कोशिश नहीं करता, उस सतह से नीचे जाता ही नहीं जो उसके सामने की सतह होती है. और therefore in a Buddha, a mind that is concrete will look at its genitalia rather than his teachings, and would like to destroy Buddha in Afghanistan, because you lack the capacity to seek deeper meaning of that particular figure and what it means to people and how it is going to hurt others. So you become a human being with no capacity to empathize and think for others. All this is gone. अब ये negativity है जो उसके इंसानी behavior में आना शुरू हो जाएगी. And you have no emotional regulation. Anybody can regulate your emotions. आपको सिर्फ ये करना है कि 100 लोग जो बाहर खड़े हैं मस्जिद के, उनमें से किसी एक बंदे को जो मस्जिद से बाहर आ रहा हो, उसको ये कहना है कि ये वो बंदा है जिसने कुरान का सफ़ा फाड़ा है, और ये वो बंदा है जिसने कि ये शातमे रसूल है, और 100 बंदा उसको उसी वक्त बिल्कुल नहीं सोचेगा कि वो कहाँ है, उसकी एविडेंस कहाँ है, वो क्या हो रहा है, वो एकदम उसको पकड़ के लिंच कर देंगे. Because they are in a state of limbic eclipse and amygdaloid hijacking, they are emotionally dysregulated. तो जो इंसानों को एक इशारे के ऊपर मार देने की कैपेसिटी रखते हों लोग, वो अपने साथ क्या करेंगे? जिस वक्त उनके सामने हलवे रखे जाएंगे, जिस वक्त उनके सामने कोई ऐसी डाइट रखी जाएगी विच इज टोटली डिस्ट्रक्टिव, जब उनके सामने एक नहीं बल्कि 100 दफा ये कहा जाएगा कि KFC वालों ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आप 1700 रुपए में 17 लोगों को खाना खिला सकते, तो वो 17 लोगों को नहीं लाएंगे, खुद ही 17 लोगों का खाना खाने KFC में घुस जाएंगे 1700 रुपए में. This is the state of emotional dysregulation that would take place, and you know that without these higher mental functions of Aql Salim and the ability to concentrate, think deeply in a state of emotional regulation and be allostatic, are all higher mental functions, and they are all gone once your limbic eclipse and amygdaloid hijacking takes over. तो जनाब, क्या ये सिर्फ न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट है? क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट है, या ये कोई फंक्शनल इम्पैक्ट है? नो सर. Please understand that once the allostasis is gone and you start to make wrong decisions all around you, you will go into a state which is pathophysiologically also there. So don't think that when people start to think negatively, they only have some kind of behavioral change, behavior now being controlled by the limbic system and amygdala.
नो मोर बाय द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो बिहेव तो वो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह कर रहे हैं? जानवर की तरह बिहेव कर। खा कैसे रहे हैं? जैसे जानवर खाते हैं। अगर वो बंजूसा लेक पर आजाद कश्मीर में जाते हैं तो ऐसे लगता है जब वो वहां से आते हैं कि जैसे यहाँ पर इंसान नहीं आए थे, बल्कि गधे और घोड़े यहां से होकर गए। उसका बंजूसा लेक का वो हशर करके वहां से हटेंगे। वो सैफुल मलूक से जिस आएंगे तो सैफुल मलूक इस काबिल नहीं होगी कि आप कोई दूसरा वहां पर जा सके, क्योंकि वहां वो उसकी तबाही और बर्बादी करके बिल्कुल ऐसे जैसे जानवर बिहेव करते हैं वैसे करेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट द बिहेवियर दैट इज बिकम लिम्बिक एंड एमिग्डालॉइड, देयर आर स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी दैट स्टार्ट्स टू टेक प्लेस व्हेन यू थिंक नेगेटिवली एंड योर एलोस्टेसिस इज गॉन। And now you can see the immune responses. Now you can see the neuroinflammatory changes. Now you can see why lifestyle disorders have become so common. Why is everybody diabetic now? And why is Pakistan right at the top in the metabolic syndrome in the top 3 countries of the world? Why? Because at deeper level, their allostasis is gone. The only thing that they can think of in the evening is to go and eat. कुछ और उनकी जिंदगी में करने का है ही नहीं जो उन्होंने शाम को करना है। मैं आपके घर आ जाऊं, आप मेरे घर आ जाए, मैं पहला सवाल ये आप खाएंगे क्या? बिकॉज हमारे नसीब में यहां रहते हुए इसके अलावा कोई डिस्कशन ही नहीं है। नाश्ता की होएगा, दोपहर की खाना है, रात की खाना, और बाहर जाके की खाना है, थे की खाना। So because there's no intellectual activity at all that is available for human beings to undertake except to eat, and to eat in a limbic fashion, in a amygdaloid fashion, and to live an instinctive hypothalamic existence when you are designed to be prefrontal with the capacity of Aql Salim and allostatic. And these are the consequences that is written in front of you. And therefore, most of your tragedies of health are deeply rooted in the loss of the capacity of allostasis. This is the consequence. If you would want to look deeply, and therefore behaviorally you will become what is depicted symbolically here. And for this bird, इसके लिए सवाए एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है साइकोसोशल लेवल पर इस बर्ड की, और सिंबॉलिकली मैं अर्ज कर रहा हूं यहां पर कि मैं एक कैक्टस ट्री पे रहता हूं, ना मैं यहां अंडे दे सकता हूं, ना मैं यहां घोंसला बना सकता हूं, ना यहां पर मेरी कोई खुराक है, मुझे यहां से उड़ जाना चाहिए। And therefore every other Pakistani is either thinking of applying for a visa to go out or has already applied for a golden visa or whatever else is there, because their mindset is as if they are sitting on a cactus tree. This is the consequence of not negative thinking, but because of the hijacking of their prefrontal cortex by their dysregulated emotional mental state that they are in. You can name it whatever disorder you want to give it. मैं आपको फोरवॉर्न ये करना चाहता हूं कि ये जो मुसीबत है जिसका मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर इफेक्ट नहीं करती सर, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी इफेक्ट करती है। और जब ये वाले लोग ऑर्गेनाइजेशनल हेड बन जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों के हेड बन जाते हैं, तो फिर वो ये वाले बिहेवियर्स करने शुरू हो जाते हैं। सो डोंट गेट सरप्राइज्ड, बिकॉज इट इज दैट सेम इंडिविजुअल who has lost his prefrontal cortex. And when he is going to behave as head of an organization, this is how he is going to be. चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, जो किसी इदारे का हेड है, अगर उसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खत्म हो गई है, उसकी एलोस्टेसिस खत्म हो गई है, तो वो सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता, वो इर्द गिर्द के जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर। तो अब वो डी साइड से सुइसाइड एंड होमिसाइड की स्टेट में चला जाता है, ऑल इन इन्वर्टेड कॉमर्स ऑब्वियसली, नॉट इन अ लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड। और दुख ये है कि जिस
इम्पैक्ट होता है तो सिर्फ हेल्थ इश्यूज पर नहीं इम्पैक्ट होता, लॉस ऑफ एलोस्टेसिस का, फिर एक पूरी नेशन इस स्टेट में चली जाती, they become totally irresponsible, totally irresponsible. फिर वो इंतजार में होता है कि जब ये सारे डूब जाएंगे और तो इनके सोने, इनकी चांदी, इनके बटुए, इनके नोट ये बाहर आ जाएंगे और फिर मैं उनको शिफ्ट करके और अपना हिस्सा बाहर निकाल लूंगा उसमें से. तो दैट इज हाउ then a nation starts to respond to floods and to earthquakes and to disasters. Because कोई morality नहीं, वो morality भी वहीं रेस्ट करती है अनफॉर्चुनेटली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया. तो जनाब, मैंने जैसे अर्ज किया था कि मैंने क्या आपको इल्म पहुंचाना है, सब इल्म आपके पास है. जस्ट टाइप the negative impact of negative thinking on your healthcare and you will get all the answers that you wanted. मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ना होने की वजह से आप अपनी जात के साथ भी ये कर रहे होते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी यही कर रहे होते हैं. सवाल आपसे ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और मैं अगले चंद मिनट आपको कुछ तस्वीरें दिखा के और आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस दे के इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहता हूँ. आप में से कोई बताएगा कि अगर आप इस सूरत हाल को देखें, सो व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन टू पीपल अराउंड दिस अनफॉर्चुनेट एनिमल? इस मसले का क्या हल है सर? Reduce the load on the वजन thought. कम कर दो. बस सर यही प्रॉब्लम कि जब आप बगैर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के देखेंगे ना सर, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे, मैं भी यही सोचूंगा जो आपने कहा है कि यार लोड उतार लो. सर लोड नहीं उतर सकता अनफॉर्चुनेटली. आपने देखा है लोड बंधा हुआ है इसके ऊपर, लोड नहीं उतर सकता सर. सोल्यूशन ये है कि मुझे और आपको कनेक्ट होना है. इसके साथ सर एक और घोड़ा बांधना पड़ेगा, इसके साथ एक और खच्चर बांधनी पड़ेगी. ये लोड नहीं कम होना, हमें सर लोड को शेयर करना है. अगर इसी को थोड़ा नीचे करके जोर लगा के और इसके साथ एक और जानवर बांध दिया जाए ना सर, तो ये लोड चल पड़ेगा. इट इज थ्रू शेयरिंग दैट थिंकिंग बिकम्स पॉजिटिव. क्योंकि मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो काम नहीं कर रहा, शायद आपका कर रहा हो. और अक्सर ये होता है कि जिस वक्त आप चीजों के बारे में इस तरह से हो जाते हैं ना कि आप किसी और से कोई मशवरा आप देना चाहें, अचानक आपकी वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो अपने जज्बात और अपने अमेग्डला के बोझ में काम नहीं कर रही थी, वो आजाद हो जाती है और आप उस शख्स को बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं. आपने 1000 दफा देखा होगा कि आप खुद किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, उस परेशानी में कोई सोल्यूशन नजर आ रहा, लेकिन एक बंदा आपके पास आ जाएगा, आप उसकी बेहतरीन काउंसलिंग कर रहे होंगे. बिकॉज इट्स सो इजी for you to think for that individual positively and think in an allostatic fashion because उसके burdens आपके नहीं हैं. So जैसे ही आप एक shoulder to cry upon या sharing of burden शुरू करते हैं ना सर इंसानों के मुआशरे में, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है सर जिस वक्त एंड मैडम्स जिस वक्त मरीज आपके सामने आके बैठता है कि आप थोड़ी देर के लिए उसका बोझ उसके साथ शेयर कर. वो ये नहीं चाहता कि आप उसका वजन उतार दे, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ी देर के लिए वर्बली सही एम्पैथाइज करके उसके बर्डन को ऑफलोड करने का चांस दे दे. दैट इज हेल्थ केयर that is missing right now, sir, and my extremely esteemed madams. We have given up this role as doctors of sharing the burden of our patients. They do not come to ask for investigations all the time. They do not come to you for getting a prescription of 12 drugs on a single paper. They often are there in their distress, and all that they're looking for is कि कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, गली गली मेरी रुसवाइयों का साथी हो. That is what people want from you. I'm not saying that surgery is not needed. I'm not saying that radiology is not required. I'm not saying that cardiological interventions are not valid anymore. They all are, but not all your patients are there for a catheter
or for an, a procedure. Sometimes the only procedure that they need is sharing of their burden. This is another major challenge which is confusing you. मैंने आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पहली मिसाल ये दी थी कि जैसे वो कंफ्यूज होता है, यानी उसको एक और यानी वो डिसाइड की स्टेट से निकल जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो किसी और को फैसला करने का चांस दे देता है। और आजकल ये आपके सामने जो हजरत गूगल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर मैंने पेश की है पीर साहब की, और इससे मिलते जुलते मेटाज और एआईस जो कि इंसान के अंदर उसके फैसले कर रहे हैं। ओ माय गॉड, एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड हैपन। हमें पता ही है कि पीर क्या करते हैं अपने मुरीदों के साथ। ये क्या कर रहा है वो मैं और आप रोजाना अपनी ओपीडी में देखते हैं। जैसे आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप कोई बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं ये तो गूगल में कुछ और लिखा हुआ है इसके बारे में। सो दिस इज अनदर चैलेंज, क्योंकि द पीपल हु कम टू यू, they are not using their akle salim, they are not looking at the prefrontal cortex that they have, they are actually relying on a gadget completely. And this is another tragedy that I thought I'll show you, that we are living in times where, because of the loss of prefrontal cortex and because of the limbic eclipse and amygdaloid hijacking, we live in a world of revenge and tit for tat. आप मुझे कोई बात क्या कि तो दिखाएं, मैं उसको कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लूंगा ही नहीं। मेरे अंदर आग लग जाएगी और मैं अपना हिसाब आपके साथ बराबर करना चाहता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे प्रिंसिपल हैं या आप मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और मैं आपका पीजी हूं। मैं जब तक अपना हिसाब नहीं ना बराबर करूंगा सर आपके साथ, रिवेंज नहीं लूंगा आपसे, मैं नहीं रह सकता, बिकॉज मैं अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सोच ही नहीं रहा। और एमेग्डलॉइड हाईजैकिंग और लिम्बिक इक्लिप्स के अंदर तो फिर आदमी इसी तरह बिहेव करता है कि मेरी पारी कब आएगी, और जब आएगी ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, जो इस तस्वीर में साफ जाहिर हो। एक और भी ट्रेजेडी है सर जो इस तस्वीर में है, that sometimes we do not optimize our affections to people, and we do not understand that one of the greatest disasters that can befall on us is through love. इंसान मोहब्बत में जितने धोखे खाता है उतने नफरत में नहीं खाता। So one of the biggest disasters that can befall upon is to have a wrong advisor in your life. चूंकि वो रॉन्ग एडवाइजर है और आपका तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नॉकआउट हुआ है और आपकी थिंकिंग तो पैरालाइज हुई हुई, आप तो डिसाइड की स्टेट में ही नहीं है, तो वो जो आपसे नजर आता है मोहब्बत करने वाला, वो आपका बेड़ा गर्क करता है। Some of the worst advices to a daughter can come from no one but their mother. Some of the worst decisions that you will be asked to undertake would come from your best friend, because वो उसको सिर्फ ये देख रहा है कि आपको क्या चीज प्लीज कर रही है, वो ऑब्जेक्टिविटी लूज कर चुका हूं। सो मोहब्बत के धोखे से भी बचें। मोहब्बत में दिए गए आपके जो रिकमेंडेशंस होते हैं हेल्थ केयर के बारे में, वो दे कैन ऑल्सो लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। चलें इसको छोड़ देते हैं। मैं एक कल जगह पे था और वहाँ मैंने एक फ्रूट ट्री लगा देखा, तो मैंने सोचा कि उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये जो फ्रूट ट्री लगा हुआ था सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे लगा हुआ था, और वो था उनके घर की एज के ऊपर। यानी इस दरख्त की खूबसूरती ये थी कि सड़क पर चलने वाले लोग इसके छांव में बैठ सकते हैं और घर वाले भी इसकी छांव में बैठ सकते हैं, और इस दरख्त के कुछ फल तो सड़क पर है और कुछ फल घर वालों के हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमने ये सोच रखा है कि जितना भी फल इस दरख्त पे लगे ना वो सारा हम नहीं खा सकते, चाहे हम सुबह दोपहर शाम कुछ और ना खाएं, सिर्फ फल ही खाते रहे तो भी नहीं खा सकते। तो फिर हमने सोचा कि अपने घर के तमाम फलदार दरख्त जो हैं वो अपनी दीवार के साथ लगाएंगे, ताकि वो कुछ पौधे खा लें, परिंदे खा लें, कुछ राहगीर खा लें। मैंने इसको सिंबॉलिकली इस तस्वीर को रखा है आपके सामने। ऑल ऑफ यू सर आर वेरी वेरी एनलाइटेंड एंड वंडरफुल प्रोफेशनल्स। थोड़ा सा टाइम निकाल के सर आप अपने घर के लिए तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, कुछ राहगीरों के लिए कर लें,
कहीं कुछ अपनी जो एक्सपर्टीज है उन लोगों तक पहुंचाने की कोई एक सही शुरू कर दें कि जिसमें उन्हें आपको अफोर्ड ना करना पड़े, और आप ये कह सकेंगे इफ जीसस कैनॉट गो टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स विल गो टू जीसस। कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के यू विल चेंज देयर हेल्थ स्टेटस, you will provide them health care, but what I promise to you is that this will reduce your inflammation of the prefrontal cortex, and your state of amygdaloid hijacking and limbic eclipse will reduce when you will care for and nurture fellow human beings. When you actually mend people, you make them inexpensive. You make them very, very special. ये आपको पता ही होगा इसको क्या कहते हैं, इस जापानीज आर्ट को? एनीबडी? जी? It's where they paint gold, they put gold in the cracks to make it more invaluable. Absolutely, absolutely. What do you call this form of art? Forgotten the name. Sorry, please tell us. Anybody? Just type if you. जी? जी? Anybody? Please type. जी? Okay. If you don't remember it, no worries. ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि इट्स कॉल्ड किंसुगी। दिस इज अ जापानीज आर्ट जिसमें कि आप टूटे हुओं को टूटा हुआ नहीं छोड़ते, आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं और आप सर इसी प्रोफेशन में, जहां पर जब भी हम देखें कि किसी के लैक ऑफ एलोस्टेसिस ने उसको तोड़ दिया है और वो बिखरने से बचा सकते हैं, आप उसमें अपनी मोहब्बत का, अपनी नर्चरेंस का गोल्ड भर दें, अपनी केयर का गोल्ड भर दें, उसके सारे फैसले सीधे हो जाएंगे और वो बच जाएगा अपने लिम्बिक इक्लिप्स और एमेग्लॉइड हाईजैकिंग से, एंड वुड बिकम मोर inexpensive and beautiful, as you can see here. And that is the essence of what I wanted to say. Thank you very much. आपकी रिकमेंडेशन आती हैं? आपने कहा था कुछ रिकमेंडेशन दूंगा एंड पे। हाँ 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 सर, वो भी मेरा टाइम खत्म हो गया सर, तो मैं इसलिए चुप हो गया उसके बारे में। अगर है 2 मिनट तो मैं वो रिकमेंडेशंस भी पेश कर देता हूँ। वो कहते हैं ना कि बड़ी उससे सुन रहा था जमाना, और बस दैट इज द तो दैट इज बस वेरी वो देखा। तो सर ये 5 सवाल हैं जो कि आपको बचा लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट एंड एमेग्लॉइड हाईजैकिंग। जब भी आप किसी नेगेटिव माइंडसेट में हो तो ये 5 सवाल कर लें। 5 का काम ही बचाना है, तो ये 5 सवाल आपको बचा लें। ये मेरी रेकमेंडेशन है आपसे कि जब भी आप किसी सोच में फंसे हुए हो और वो पैरालाइज कर रही हो आपको थॉट, तो प्लीज बिकम अ साइंटिस्ट, एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ अ साइंटिस्ट। प्लीज डू नॉट आस्क द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल। Please don't. Reflect. It is through the process of reflection that your prefrontal cortex will be reignited through these 5 questions. I don't have to sort of explain them. They are self-explanatory 5 questions. They are linked with Socrates.